सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के दिन के बाजार को, क्योंकि पिछले कुछ टाइम की कंपैरिजन में अगर आज के दिन के बाजार को नोट करें तो परफॉर्मेंस हमें एकदम डिफरेंट देखने को मिल रही है। लाइक पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड देखोगे आज के दिन को छोड़कर तो गिरावट आपको 1% से कम में देखने को मिल रही थी, बट आज के दिन जो गिरावट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा हमें देखने को मिला है। अब इस गिरावट के पीछे का एग्जैक्ट क्या रीज़न है उसको समझेंगे, तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं आपको वहाँ पर भी देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रह सकती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। आज के दिन निफ्टी में 0.95% का फॉल देखने को मिला है। पॉइंट वाइज अगर देखें तो 217 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल रही है। सेंसेक्स को देखें तो वहाँ पर गिरावट हमें 1% तक भी देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे का रीज़न अगर निफ्टी की बात करें तो कोई पर्सनल रीज़न देखने को नहीं मिलेगा, वही घिसा पीटा रीज़न आपको मिलेगा कि यूएस से कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं जिस वजह से भारतीय बाज़ार परेशान है। अब यूएस से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं दोस्तों, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, यूएस में हो चुका है ग्रोथ कंसर्न, यानी कि फ्यूचर में ग्रोथ यूएस में कैसा देखने को मिलेगा उसको लेकर एक बड़ा डाउट क्रिएट हो चुका है, और इस वजह से बैंकिंग स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स काफ़ी बुरा पिटे हैं आज के दिन। और जब बैंकिंग स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स पिटते हैं और ऑटो स्टॉक्स पिटते हैं तो ओवरऑल मार्केट गिर जाती है, क्योंकि इन तीन सेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये तीन सेक्टर इनफ है मार्केट को गिराने के लिए। तो आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स आज के दिन पिटे हैं, इस वजह से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों अच्छा खासा गिरी है। और लगभग निफ्टी और सेंसेक्स के रिकॉर्ड को देखोगे तो 8 मंथ लो पे भी वो जा चुकी है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में अगर डो जोन्स की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे डो जोन्स में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी, और हमारा बाजार जितना गिरा है उससे ज़्यादा डो जोन्स गिरा था। गिरावट के परसेंटेज को देखें तो वो था 1.69%। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें नैस्डैक कंपोजिट्स की तो वहाँ पर 2.20% की फॉल हमें देखने को मिल रही थी। तो डो जोन्स अगर वीक रहता है तो अल्टीमेटली हमारा मार्केट उसको थोड़ा सा फॉलो करता है स्टार्टिंग में, और सेंटिमेंट्स अगर ख़राब रहती हैं तो उसको पूरे मार्केट दिन भर ही फॉलो करती हुई नज़र आती है। अब इसके अलावा एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर कि डो जोन्स अगर गिरा है तो क्यों गिरा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों वॉलमार्ट। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली वॉलमार्ट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया। अब देखा जाए तो अर्निंग्स हमें अच्छे ही देखने को मिले, एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया, बट फिर भी अगर स्टॉक की बात करें तो उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिली। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था गाइडेंस। 2025 के गाइडेंस को लेकर कंपनी ने जो भी कमेंट्री की है वो कमेंट्री कुछ खास हमें अच्छा नज़र नहीं आया, और इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस नज़र आए कि वॉलमार्ट फ्यूचर में ख़राब अर्निंग्स रिपोर्ट कर सकती है। अब वॉलमार्ट के गाइडेंस अगर वीक है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लेशन, और यूएस का इन्फ्लेशन हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन में हम उम्मीद करते हैं कि गिरावट हो, वैसा चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो पा रही हैं। और गिरावट अगर हो रही है तो प्रीवियस इन्फ्लेशन से अगर कंपैरिजन करें थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस ही रह रहा है। अगर अगस्त की बात करें तो प्रीवियस इन्फ्लेशन था 2.5%, गिर कर आया 2.4%, गिरा ज़रूर, बट अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो 2.3% था, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आया। नवंबर के महीने में जो इन्फ्लेशन डेटा रिपोर्ट हुआ उस टाइम प्रीवियस था 2.4%, रिपोर्ट हुआ 2.6%, एक्सपेक्टेशन भी वही था। और अभी रिसेंटली फैब का जो डेटा रिपोर्ट हुआ वहाँ पर नंबर आया 3% इन्फ्लेशन का, एक्सपेक्टेशन था 2.9% और प्रीवियस भी था 2.9%। यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा ऐसा ही आ रहा है कि वो मार्केट को सरप्राइज़ नहीं कर रहा है कुछ अच्छे चीज़ को दिखाकर, या तो एक्सपेक्टेशन के जैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल जा रहे हैं। और इस चीज़ की वजह से वॉलमार्ट की जो ग्रोथ है उसमें एक बड़ा कंसर्न क्रिएट हो चुका है, जिस वजह से अल्टीमेटली यूएस मार्केट आपको वीक परफॉर्म करती हुई दिख रही है, और उसका असर इंडियन मार्केट में भी देखने को मिला है। अब इन सारी चीज़ों के बीच दोस्तों एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि निफ्टी अगर एक और महीना गिरावट दिखा देती है तो 28 साल का रिकॉर्ड आपको टूटता हुआ नज़र आ सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो चलिए इसके भी डेटा को समझ लेते हैं। तो देखो, निफ्टी लगातार जब गिरती है तो वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, बट जब 4 से ज़्यादा महीना हो गया तब वहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट होता है। और ऐसा नहीं कि निफ्टी 4 से ज़्यादा महीना लगातार गिरी है, काफ़ी रेयर इंसिडेंट हुआ है।
1994 से लेकर 95 के पीरियड में निफ्टी लगातार 8 महीना गिरी थी और निफ्टी में फॉल हुआ था करीब 31.4%। उसके बाद हुआ था 1996 में सबसे बड़ा फॉल जो कि था 5 महीना लगातार और निफ्टी गिरी थी करीब 26%। और अभी जो निफ्टी में गिरावट दिख रहा है अक्टूबर से लेकर अब तक, वो 5 महीना ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है, मतलब 5 महीना ऑनगोइंग है। अगर ये 5 महीना कंप्लीट होकर मार्च में भी सेम चीज़ रिपीट हो जाती है तो ये जो 1996 तक का रिकॉर्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है कि ऐसा अगर निफ्टी ने किया तो कहीं ना कहीं मार्केट में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी बोल सकते हैं रेयर सिचुएशन पे है। कुछ खास अच्छी सिचुएशन है नहीं पिछले 20 सालों को लेकर अगर हम देखें तो। और दोस्तों, अगर बाज़ार की गिरने का एक और रीज़न लेना चाहो तो वो ले सकते हो चाइना का फैक्टर। पिछले कुछ टाइम में चाइनीज़ मार्केट में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली है जो कि आप नोट कर सकते हैं। अब देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक हेडविंड सिचुएशंस क्रिएट हुई है। हेडविंड सिचुएशंस का मतलब एक स्लोडाउन होता है, टेलविंड का मतलब होता है एक ग्रोथ, ठीक है। अब हेडविंड की जब भी बात होती है इसका मतलब वहाँ पर स्लोडाउन की बात हो रही है। और किसी भी स्टॉक में जब आप स्लोडाउन विटनेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना पैसा शिफ्ट करना चाहोगे किसी दूसरी कंपनीज़ में। अब यहाँ पर क्या है कि पूरे मार्केट में हेडविंड सिचुएशंस क्रिएट हुई है, इसका मतलब है कि पूरे मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा को डाइल्यूट करेंगे या फिर अपने पैसे को शिफ्ट करेंगे। अब एफआईएस की सेलिंग तो चल ही रही है, पिछले कुछ टाइम से इंडियन मार्केट से काफ़ी ह्यूज सेलिंग ऑलरेडी वो कर चुके हैं और हेडविंड सिचुएशंस के बाद अब वो चाइनीज़ मार्केट में और थोड़ा सा एग्रेसिव हो चुके हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिस वजह से आप बोल सकते हैं मार्केट आपको थोड़ा सा परेशान दिख रहा है। अब चाइनीज़ मार्केट में इसलिए पैसा जा रहा है क्योंकि उनके जो वैल्यूशंस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूशंस के कंपैरिजन में वो थोड़े अट्रैक्टिव हैं और पूरा मार्केट वैल्यूशन का ही खेल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सारे कुछ की रीजंस हैं जिस वजह से बाज़ार आज के दिन आपको डिस्टर्ब नज़र आती हुई दिख रही है और पहले भी इसी सारी रीजंस की वजह से डिस्टर्ब नज़र आ रही थी। अब दोस्तों, इसके अलावा आप कुछ कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें पहली कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो लिमिटेड। आप सभी को पता होना चाहिए कि हर 6 महीनों में निफ्टी के जो इंडेक्स होते हैं उसकी रीशफलिंग होती है। जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है वो एज इट इज़ कंटिन्यू करता है उस इंडेक्स में और जो भी ख़राब परफॉर्म करता है उसको एग्जिट कर दिया जाता है। अब देखो, कुछ स्टॉक्स ऐसी हैं जिसको निफ्टी 50 के इंडेक्स से हटाया जाएगा तो उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ कंपनीज आएंगी। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जोमेटो की एंट्री हो सकती है। काफ़ी बवाल भी मचा है कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों आ रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। अब देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है, बट उसके हिसाब से रेवेन्यू देखोगे तो सिर्फ 1900 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वैल्यूएशन को। और सेम चीज़ हम जोमेटो में भी बोल सकते हैं। तो जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनीज इंडेक्स का पार्ट बनती है तो ऑटोमेटिक इंडेक्स की जो वैल्यूएशन है उसमें भी जंप आ जाती है। अब पिछले कई टाइम से लगातार हमें अर्निंग्स Q1 के, Q2 के और Q3 के वीक ही देखने को मिले हैं, तो इस वजह से मार्केट में वैल्यू की करेक्शंस काफ़ी ज़्यादा दिखी है। अब एंट्री की वजह से हो सकता है कि करेक्शंस और भी ज़्यादा इंडेक्स की बढ़ जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी बवाल भी मचता हुआ दिखा है। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे एनालिस्ट ने इसको लेकर कमेंट्री भी किया है, बट ठीक है, उनके कमेंट्री से अगर कोई इंडेक्स डिसीजन बदल दे तो वो अलग मसला है। बट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जियो और जोमेटो का एंट्री हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद से भी रिसर्च कर लेना। अब किसी की एंट्री होगी तो किसी की एग्जिट भी होगी। तो 2 कंपनी ऐसी है दोस्तों जिसकी एग्जिट हमें देखने को मिल सकती है। पहली कंपनी है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनी है ब्रिटानिया लिमिटेड FMCG कंपनीज़। अब इन दोनों कंपनी का काफ़ी टाइम से प्रेजेंस था निफ्टी 50 में, बट इस रीशफलिंग में जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन 2 कंपनी को रिप्लेस कर देगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगली कंपनी को लेकर अपडेट ये है कि भारतीय एयरटेल ने फिलहाल एक अनाउंसमेंट किया है। अनाउंसमेंट ये है कि इसकी एक सब्सिडरी है अफ्रीका में जो कि UK लिस्टेड कंपनी भी है। अब उसमें ये 5% स्टेक या फिर बोल सकते हैं अप टू 5% स्टेक्स इंक्रीज़ करने वाले हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक्वायर करने वाले हैं, जो कि हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगा। और ये 1 से 2 ट्रांजेक्शन में देखने को मिलेगी। इट मीन्स 1 से 2 किस्त में कंपनी पेमेंट करती हुई नजर आएगी। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिसकी बात हमने किया और मार्केट क्यों गिरा है उसके रीजंस भी हमने समझ लिया। बाकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।